आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही शानदार सफर पर निकलने वाले हैं। जरा इमेजिन कीजिए, एक ही देश में आपको दुनिया के कुछ सबसे उपजाऊ हरे भरे मैदान भी मिल रहे हैं और दूसरी तरफ चिलचिलाती धूप और उड़ती रेत वाला एक विशाल रेगिस्तान। एक ही जमीन के टुकड़े पर इतने भयानक विरोधाभास, मतलब प्रकृति का ये पैमाना अपने आप में चौंकाने वाला है। तो आज हम इसी कमाल के भारतीय उपमहाद्वीप को डिकोड करेंगे। आज हम जिन चीजों को कवर करेंगे वो हैं, पहला, भारत के 6 भौतिक विभाजन, दूसरा, उपमहाद्वीप का निर्माण, तीसरा, उपजाऊ उत्तरी मैदान, चौथा, इन मैदानों की संरचना, पांचवां, महान भारतीय रेगिस्तान और आखिर में छठा, इन चरम स्थितियों में जीवन। तो चलिए बिना देरी किए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। भारत के 6 भौतिक विभाजन, एक मैक्रो व्यू। इतनी विशाल जमीन को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसे कुछ प्रमुख टुकड़ों में बांटना होगा, है ना? अगर हम भारत को मोटे तौर पर बांटें तो ये 6 मुख्य हिस्से सामने आते हैं। उत्तर में हिमालय के ऊंचे पहाड़, फिर विशाल उत्तरी मैदान, सबसे पुराना प्रायद्वीपीय पठार, पश्चिम में भारतीय रेगिस्तान, किनारों पर तटीय मैदान और हमारे द्वीप समूह। ये लिस्ट सुनते ही अंदाजा लग जाता है कि हम कितनी विशाल विविधता की बात कर रहे हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, उपमहाद्वीप का निर्माण, भूगर्भीय समय। अब हमारे मन में ये सवाल आना लाजमी है कि आखिर ये सब बना कैसे? दिलचस्प बात यह है कि वो हरे भरे खेत हों या सूखे रेगिस्तान, इन सब की जड़ें एक ही भूगर्भीय इतिहास से जुड़ी हुई हैं। ये कोई रातों रात नहीं हुआ। कहानी शुरू होती है करीब 250 बल्कि 252 मिलियन साल पहले। तब ये पूरा इलाका मेसोजोइक युग के उथले पानी से ढका हुआ था। फिर 23.4 मिलियन साल पहले असल ड्रामा शुरू हुआ, जब हिमालय ऊपर उठने लगा। इस टकराव ने एक विशाल बेसिन बना दिया। आगे चलकर 26,000 साल पहले तिब्बत के पठार पर जमी बर्फ ने पूरी जलवायु को ठंडा कर दिया। और फिर आज से करीब 5,000 साल पहले मानसून के कमजोर होने से घग्गर हाकरा नदी पूरी तरह सूख गई और थार का इलाका एक रेगिस्तान बन गया। मतलब क्या गजब की चेन रिएक्शन थी ये। और इसी से जुड़ता है हमारा तीसरा हिस्सा, उपजाऊ उत्तरी मैदान, एक विशाल बेसिन। चलिए देखते हैं कि हिमालय के उठने से जो वो बेसिन या कह लें एक विशाल गड्ढा बना था, उसने उत्तर भारत की किस्मत कैसे बदल दी। तो हुआ यूं कि हिमालय के उठने से जो बेसिन बना था ना, उसे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी ताकतवर नदियों ने पहाड़ों से लाई गई ताजी गाद और मिट्टी से भर दिया। ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है। 2400 किलोमीटर चौड़ा और 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा में फैला हुआ क्षेत्र। ये जलोढ़ मिट्टी यानी एलुवियल डिपॉजिट्स इतने उपजाऊ हैं कि इसने इस जगह को दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले कृषि क्षेत्रों में से एक बना दिया। चौथा हिस्सा, मैदानों की संरचना, गाद का बहाव। अब आमतौर पर हम सोचते हैं कि मैदान का मतलब बस एकदम सपाट जमीन होगी। जी नहीं, इसकी अपनी एक बहुत ही दिलचस्प और कॉम्प्लेक्स संरचना है। जैसे जैसे नदियां पहाड़ों से नीचे आती हैं, ये मैदान 4 अलग अलग स्टेप्स में बढ़ जाते हैं। सबसे पहले आता है भाभर। ये कंकड़ पत्थरों वाला इलाका है, इतना छिद्रपूर्ण कि नदियां कभी-कभी इसके नीचे से बहने लगती हैं। इसके ठीक बाद आता है तराई, एकदम गीला, दलदली और घने जंगलों वाला हिस्सा। फिर आता है बांगर, जो पुरानी मिट्टी के ऊंचे चबूतरे जैसा है। और एकदम आखिर में खादर, जहां हर साल बाढ़ के साथ बिल्कुल नई, फ्रेश और सुपर उपजाऊ मिट्टी आती है। सच में ये भूविज्ञान का एक मास्टरपीस है। चलिए अब गियर बदलते हैं और चलते हैं 5वें हिस्से की तरफ, महान भारतीय रेगिस्तान, खिसकती रेत। उत्तरी मैदानों की हरियाली को पीछे छोड़ते हुए अब हम भारत के दूसरे सबसे युवा भौगोलिक क्षेत्र में एंटर कर रहे हैं। अरावली की पहाड़ियों ने पूर्वी मानसून की हवाओं को ऐसा रोका कि ये पूरा इलाका प्यासा रह गया। नतीजा, 2,64,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा में फैले खिसकते रेत के टीले, खारे पानी की झीलें और सूखी झाड़ियां। यहां लूनी के अलावा कोई बड़ी नदी नहीं है, इसलिए यहां के लोग जीने के लिए काफी हद तक इंदिरा गांधी नहर पर निर्भर करते हैं। बस इस एक नंबर पे गौर कीजिए, 50। गर्मियों के दिनों में यहाँ का तापमान अक्सर 50 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर जाता है। ये आंकड़ा सुनते ही पसीने छूट जाते हैं। ऐसी झुलसा देने वाली गर्मी में जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल लगता है ना? लेकिन अब ये सुनिए, 83। ये आंकड़ा लिटरली हैरान करने वाला है। इतनी भयंकर गर्मी और पानी की बूंद बूंद को तरसने के बावजूद ये दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला रेगिस्तान है।
यहाँ हर एक स्क्वायर किलोमीटर में औसतन 83 लोग रहते हैं। ये इंसानी जज्बे और हार ना मानने की एक गजब की कहानी है। और यही हमें हमारे छठे और आखिरी हिस्से पर लाता है, चरम स्थितियों में जीवन, मानव अनुकूलन। ये हमें बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि इंसान प्रकृति के हिसाब से खुद को कैसे ढाल लेता है। दोनों जगहों का फर्क देखिए। उत्तरी मैदानों में पानी ही पानी है, बेहतरीन मिट्टी है, तो वहाँ धान और गन्ने जैसी फसलें लहलहाती हैं जिन्हें बहुत पानी चाहिए। लेकिन थार में वहाँ पानी अमृत के समान है, तो वहाँ के लोगों ने बाजरा और ग्वार जैसी सख्त फसलें उगाना सीख लिया, जो भयंकर सूखे में भी जिंदा रह सकती हैं। और जहां पानी नहीं है, वहां इंसान ने क्या कमाल का दिमाग लगाया है। थार के लोग बारिश की एक एक बूंद सहेजने के लिए खादीन और टांका जैसी पारंपरिक तकनीकें इस्तेमाल करते हैं। खादीन बेसिकली खास तरह के तटबंध होते हैं जो बारिश के पानी को बहने से रोकते हैं, ताकि उस सूखी बंजर जमीन में भी खेती की जा सके। इसे कहते हैं प्रकृति के साथ मिलकर चलना। और बात सिर्फ खेती की नहीं है, उनके घर भी इस भूगोल के हिसाब से ही डिजाइन किए गए हैं। थार में लोग मधुमक्खी के छत्ते जैसी दिखने वाली गोल झोपड़ियों में रहते हैं, जिनकी छतें शंक्वाकार होती हैं। ये न सिर्फ उन्हें मौसम की मार से बचाती हैं, बल्कि इन्हें इतनी बारीकी से प्लान किया जाता है कि एक घर का दरवाजा दूसरे के सामने न खुले, ताकि निजता यानी प्राइवेसी बनी रहे। ये सिर्फ भूगोल नहीं है, ये जीने का एक पूरा आर्ट है। तो आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही अहम सवाल मैं यहां छोड़ना चाहूंगा। अगर 5000 साल पहले खिसकते मानसून और प्राचीन भूगर्भीय हलचलों ने इतने अलग और चरम परिदृश्य बना दिए थे, तो जरा सोचिए, आज जो जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वो भविष्य में हमारे उपमहाद्वीप के नक्शे को कैसे बदलेगा। अगली बार कौन सा हिस्सा रेगिस्तान बनेगा और कौन सा समुद्र। इस दिलचस्प विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।